Hello students, welcome to Carnot Academy. So today we'll solve one question on entropy. So let's start from the question. A frictionless piston cylinder device initially contains 0.01 meter cube of argon gas at 400 Kelvin and 350 kilopascal. Heat is now transferred to argon from a furnace at 1200 Kelvin and the argon expands isothermally until its volume is doubled. ठीक है. The heat transfer takes place in such a way that there is no heat loss from argon to the atmosphere. The atmosphere is at 300 Kelvin. Determine the work done by argon, the heat transfer to argon, entropy generation, and irreversibility during the process. ठीक है. अभी देखिए इस क्वेश्चन में दो तीन चीज जो मैंने आपको हर बार बोला है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हो कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक स्पेशल एक यूनिक लाइन लिखी होती है जिससे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, नो हीट लॉस फ्रॉम आर्गन टू द एटमॉस्फेयर। ये किस लिए लिखा होगा? अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हीट लॉस नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर से, तो कहीं ना कहीं ये जब मैं इंट्रोपी निकालता हूँ तो मुझे इंट्रोपी निकालते टाइम क्या चाहिए होता है कि डेल्टा, अगर मुझे जनरेशन निकालना है, डेल्टा एस जनरेशन, तो मुझे यूनिवर्स का इंट्रोपी चेंज निकालना होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए लिखा होगा कि सराउंडिंग में अगर हीट लॉस नहीं हो रहा है तो डेल्टा या चेंज इन इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जीरो हो जाए। ये ये हिंट है एक तरीके से क्वेश्चन को करने का। इसमें जो पहले दो पार्ट्स हैं, वर्क डन और हीट ट्रांसफर, वो इजी है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आपको गिवन है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और वॉल्यूम जो इसमें गिवन है V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये दो चीज आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आइसोथर्मल इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 बाई V1। ये तो इजी इजी है सबसे। तो P1 आपको दिया है, फर्स्ट लाइन में दिया है V1, V1 आपके पास नहीं है। एक मिनट, क्वेश्चन देख, अच्छा V1 भी आपको दिया है 0.01 मीटर क्यूब, फर्स्ट लाइन में वो भी गिवन है। और V2 बाई V1 तो आपको पता ही है 2 टाइम्स हो रहा है, तो आप इसको पुट करेंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा जो कि होगा 2.426 किलो जूल। अगर आप प्रेशर को, जो आपकी वर्क डन की इक्वेशन थी उसमें अगर आप प्रेशर को आप किलो पास्कल में रखते हैं तो ऑलरेडी जो आपका वर्क डन आएगा वो भी किलो जूल में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर टू आर्गन। तो अब इसमें सिंपल सा है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है, आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और जो आपका U इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है डेल्टा यू, वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप डेल्टा यू लिखते हो तो आप क्या लिखते हैं, MC V डेल्टा टी तो जीरो ही हो गया। इससे आपको क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपके पास क्यू आ जाएगा, हीट ट्रांसफर टू आर्गन इज इक्वल टू 2.426 किलो जूल। क्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आउटसाइड से आपका जो सिस्टम है आर्गन, उसको हीट मिला है, हीट ट्रांसफर टू आर्गन। अब ये दो इजी पार्ट थे, अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा है, इंट्रॉपी पूछा होगा, इंट्रॉपी जनरेशन क्या हुआ है प्रोसेस में। तब देखिए इंट्रॉपी जनरेशन हम निकालते कैसे, डेल्टा एस जनरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस, या इसको लिख लेते हैं एस जनरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो इंट्रॉपी चेंज हुआ है वो क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। अब क्वेश्चन में जो एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक लाइन लिखी है कि नो हीट लॉस फ्रॉम हीट ट्रांस और नो हीट लॉस फ्रॉम आर्गन टू एटमोसफेयर। तो इसमें बोल क्या रहा है कि ये आपका, अगर आपका सिस्टम है पिस्टन सिलेंडर, तो फर्नेस से कुछ हीट गई यहाँ आपके पास, जो हमने अभी जो क्यू निकाला था, और
क्यू, ये जो आपका सिलेंडर और जो अरेंजमेंट है, इससे जो क्यू बाहर गया है वो जीरो है। मतलब कोई भी हीट, आपका जो ये पिस्टन सिलेंडर है, इसके बाहर नहीं गया है सिस्टम के। बस एक क्यू है जो फर्नेस से आर्गन की तरफ आया है, कोई भी हीट बाहर नहीं गई है। तो अगर आप डेल्टा एस देखें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्योंकि क्यू सराउंडिंग जीरो है, और आपका जो एंट्रोपी चेंज हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, जब डेल्टा एस लेते हैं, तो जो आपका हीट ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से आता है। तो अगर क्यू सराउंडिंग ही आपका जीरो हो गया, तो इट सिंपली मीन्स कि जो आपका डेल्टा एस सराउंडिंग था वो भी जीरो हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस क्वेश्चन का, ये समझना कि अगर आपके सिस्टम से, अगर आपका ये सिस्टम है कोई, उससे अगर कोई हीट बाहर नहीं जा रही है, ये सराउंडिंग जो आपका है ये पूरा, इसमें अगर आपका कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा एस है, या चेंज ऑफ इंट्रोपी है सराउंडिंग की, आपकी जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो जीरो हो गया। क्योंकि जब तक आप हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसका जो इंट्रोपी है वो नहीं चेंज होने वाला। क्योंकि इंट्रोपी का मतलब क्या है, रैंडमनेस इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो अगर आप हीट ट्रांसफर ही नहीं करें, तो जो आपके एटमॉस्फेयर में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी चीज है, उसकी रैंडमनेस पे तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा। तो अगर आप यहाँ से आप एस जनरेशन निकालेंगे, तो वो होगा डेल्टा एस यूनिवर्स। डेल्टा एस यूनिवर्स में डेल्टा एस सिस्टम, क्योंकि ये तो आपका जीरो हो गया सराउंडिंग। तो अब सिस्टम में आपका क्या क्या था, ये देखिए, डेल्टा एस सिस्टम में क्या था आपका, डेल्टा एस आर्गन प्लस डेल्टा एस फर्नेस। अब दोबारा ऊपर वाले देखिए, ये आपका फर्नेस था, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। आपने बोला सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो सराउंडिंग से आपका मतलब क्या है, एटमोसफेयर में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आपका मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि फर्नेस से तो आर्गन की तरफ हीट जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन में जब आप विजुलाइज करेंगे, तो आप विजुलाइज कैसे करेंगे कि एक्चुअल में आप इस पूरे सिस्टम को, जो आपका ये फर्नेस प्लस ये है, इसको एक सिस्टम मानेंगे। ऐसा क्यों मान रहे हैं हम, ताकि हमारे पास ये कंडीशन हो जाए कि ये अगर हमारा सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम से इस जो ऑरेंज कलर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर कोई हीट नहीं जा रहा, यहाँ से कोई हीट नहीं जा रहा, ताकि हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है कि नो हीट लॉस फ्रॉम आर्गन टू द एटमॉस्फेयर, ये वैलिड हो जाए एक तरीके से। और इसमें आपको इजी भी है, जब भी आपको इंट्रोपी निकालना होता है, तो आपको सिस्टम ऐसे जनरेट करना है, सिस्टम ऐसे आपको विजुलाइज करना है कि आपके जो अननोन्स है, या जो भी आपके इंट्रोपी में आने वाले टर्म्स, वो सब मिनिमाइज हो जाए। अगर आपने फर्नेस को अलग सिस्टम के बाहर ले दिया, अगर आप सिस्टम को ऐसे लेते हैं कि आपका जो फर्नेस है वो इस सिस्टम के बाहर है, या आपने सिर्फ पिस्टन सिलेंडर ही सिस्टम लिया है, तो उस क्वेश्चन में होगा क्या कि आपका फर्नेस सराउंडिंग का पार्ट बन जाएगा। फिर आपको उसके अलग से एंट्रोपी का निकालना पड़ेगा कि फर्नेस की वजह से जो ये पूरा हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर से होती हुई हीट आ रही है, उसकी वजह से क्या एंट्रोपी चेंज हुआ है, तो उससे क्वेश्चन टफ हो जाएगा। सो बेटर यही है कि आप पूरे सिस्टम में आर्गन प्लस फर्नेस लेके चले। हमेशा एंट्रोपी क्वेश्चन में यही करना है, सिस्टम ऐसे डिफाइन करना है कि जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा हो वो आपके सिस्टम के अंदर ही हो जाए, सिस्टम के बाहर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो, ताकि डेल्टा है सराउंडिंग हमेशा जीरो रहे। तो अभी देखिए, अभी ये इजी हो गया क्वेश्चन। डेल्टा एस फॉर आर्गन आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ आर्गन सीवी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एम सी वी, एक मिनट, एम आर एल एन वी टू बाई वी वन। आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, उसके लिए ये हो गया। और फर्नेस का क्या, फर्नेस ने तो हीट लूज किया है, तो माइनस क्यू बाई टी फर्नेस, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट डेल्टा एस फर्नेस को ऐसे लिख सकते हैं। माइनस इसलिए क्योंकि आपका जो फर्नेस है उससे हीट जा रहा है बाहर की तरफ। अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या नहीं है, अभी देखिए आपके पास मास नहीं है इसका, आर्गन का। तो आप मास कैसे निकालेंगे, हर बार हम यही करते हैं, मास इज इक्वल टू पी वन वी वन बाई आर टी वन। आर आपको दिया है आर्गन का, यहाँ से मास आ जाएगा। या इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि मास इंटू आर भी एक बार के लिए निकाल के रख ले, क्योंकि एम इंटू आर भी आपको चाहिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आपके, इसको अभी आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को एक बार थोड़ा सा समझे कि कैसे कैसे कौन सा स्टेप हुआ, थोड़ा जो आगे का कैलकुलेशन वो भी करें।
तो यहाँ से आप मास निकाल लेंगे। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनी थी वो क्या होगा, डेल्टा एस या एस जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन, जो आपका डेल्टा एस यूनिवर्स था आर्गन प्लस फर्नेस का, उसकी वैल्यू निकल के आएगी। आप सब कुछ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 4.043 किलो जूल पर केल्विन। मैंने जो बीच का कैलकुलेशन वाला स्टेप है वो इंटेंशनली नहीं किया था कि एक बार आप खुद सॉल्व करें तो आपको पता चले ये आंसर आ रहा है कि नहीं। लास्ट में पूछा था इरिवर्सिबिलिटी, तो इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स। ये इस इक्वेशन का क्या कहते हैं, कभी कभी ये वन मार्कर आ सकता है, जैसे गेट में तो नहीं आएगा बट स्टिल आप इसको इक्वेशन का जो थ्योरम है इसको याद कर लें। वो डाला थ्योरम, ईएससी में वन मार्कर में, टू मार्कर में, ईएससी में आ सकता है, प्रीलिम्स में कि इस इक्वेशन का नाम क्या है, ये भी याद रख लें। रिवर्सिबिलिटी आपका हो जाएगा टी नॉट। टी नॉट क्या था आपका, 300 केल्विन। आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पाइए, द एटमोसफेयर इज एट 300 केल्विन। बस उसके बाद तो क्या, डेल्टा एस आपने निकाल ही लिया था, इरिवर्सिबिलिटी हो गया 12130.1। ये एक्चुअल में किलो जूल नहीं है, जूल। ये आपका आगे रिवर्सिबल। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।